गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू एटा एडवांस क्लासेस। और हम एटा एडवांस क्लासेस में आपकी सीटेट सीरीज को लेके आए हैं। और सीटेट सीरीज में हम बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट में डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ख़त्म करा था, और उसी सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये समथिंग अबाउट मी, मैं आपका मेंटर दोस्त साथी सूर्य प्रकाश सिंह। मैं रिसर्च स्कॉलर जेएनयू में रहा हूँ, और मैंने डीयू में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। गेस्ट टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने पढ़ाया हुआ है। और उससे पहले मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस में इंटरव्यू फेस किया हुआ है। 5 टाइम्स मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, जिसको इजी लैंग्वेज में यहाँ भाषा में आईएएस का इंटरव्यू बोलते हैं, उसको मैंने दिया हुआ है। उससे पहले मैंने यूपीएससी के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल, जो सिविल सर्विस में हिस्ट्री ऑप्शनल होता है, उसको कई साल मैंने पढ़ाया है मुखर्जी नगर आपके। और उसके बाद मैंने पैरामाउंट कोचिंग, जो एसएससी बैंक पीओ स्पेशली एसएससी ग्रेजुएट लेवल के लिए एग्जाम कराती है, सॉरी प्रिपरेशन कराती है उन एग्जामों के लिए, उसमें मैंने जीएस के लिए पढ़ाया हुआ है। और मैं यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री से क्वालिफाइड हूँ। पॉलिटिकल साइंस में भी मेरा नेट है। और मैं बीएड हूँ, कई बार सीटेट और यूपी टेट फर्स्ट और सेकंड पेपर बोथ मैंने कई बार क्लियर किया हुआ है। नवोदय पीजीटी हिस्ट्री 2019 में रिटेन क्वालिफाइड हूँ अच्छी मेरिट के साथ। और मैंने इंटरव्यू फेस इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं जेएनयू में रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ज्वाइनिंग करनी नहीं थी, तो मैंने वो नहीं किया। अदरवाइज मेरा 2019 पीजीटी हिस्ट्री ज्वाइनिंग हो जाती, सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मेरे मार्क्स रिटर्न में बहुत ज़्यादा थे। तो वो एक बात है कि वो सिलेक्शन मेरा एक तरह से हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइनिंग नहीं करी थी क्योंकि मेरा पर्पज अलग था। तो ये थोड़ा सा मेरे बारे में। और आज हम जो हमारा नेक्स्ट क्लास थर्ड है, आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव। आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, इसको समझेंगे। इससे पहले हमने चाइल्ड डेवलपमेंट में अलग अलग टॉपिक समझे थे। इसमें डेवलपमेंट को हमने देखा था, विकास, विकास और वृद्धि, ग्रोथ के डिफरेंस को समझा था। फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हमने समझे थे। उसी का नेक्स्ट टॉपिक है सीटेट का। अगली जो आपकी टॉपिक है वो है आनुवांशिकता और वातावरण, इन्वायरमेंट का प्रभाव बच्चे पे क्या होता है, ह्यूमन बींग्स पे, हम सभी लोगों पे आनुवांशिकता और एनवायरमेंट का क्या प्रभाव है, उस प्रभाव का क्या परिणाम है, क्या रिजल्ट है, वो आज हम समझेंगे। तो क्लास थर्ड आपकी है, क्लास थर्ड आपकी क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव। आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव, इसको आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव। तो हेरिडिटी, आनुवांशिकता क्या है, इसको समझते, इसको शुरू करते हैं, समझते हैं, डिटेल में समझेंगे। आनुवांशिकता क्या है, ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। आनुवांशिकता एक बच्चे को, एक चाइल्ड को, एक शिशु को, एक नवजात बच्चे को माता पिता से, जो उसके पेरेंट्स हैं, जो गुण विरासत में मिलते हैं, विरासत में मिलते हैं, क्या चीज, गुण जो मिलते हैं विरासत में मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता किसे कहते हैं, गुण जो विरासत में मिलते हैं, किनसे, माता पिता से मिलते हैं। किसी भी बच्चे को, हम सभी को, जो व्यक्ति है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, सभी को मिलते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स के अलग भी बात करें, एनिमल, जो भी एनिमल किंगडम है, जो प्राणी जगत है, उस सभी में, लेकिन क्योंकि हम यहाँ ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा फोकस ह्यूमन बींग्स पे है, मानव के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो है हमारा फोकस बच्चे पे है कि बच्चे को जो माता पिता से जो गुण मिलते हैं विरासत में, वो आनुवांशिकता कहा जाता है। क्या गुण होते हैं आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
हाइट बच्चे की क्या रहेगी, या हाइट क्या है, वो जो माता पिता की हाइट है, या और माता पिता के पहले जो हमारी पीढ़ी है, उस पीढ़ी में जो हाइट है वो माता पिता के जीन्स के द्वारा निर्धारित होती है कि बच्चे की हाइट क्या होगी, आंखों का कलर कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा। ये इस तरह के जो गुण है, ये जो गुण है ये हेरिडिटी से मिलते हैं, आनुवांशिकता से मिलते हैं, जीन्स के थ्रू आते हैं। तो इन गुणों को हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। ये एक शुरुआती डेफिनेशन थी आपको समझने के लिए। फिर क्या कह रहे हैं कि व्यक्तित्व के, एक पर्सनैलिटी के प्रमुख कच्चे माल, कच्चे माल से सेंस यहाँ क्या है, कच्चे माल का मतलब है जो एक पर्सनैलिटी को बनाने में, एक व्यक्तित्व को बनाने में, एक बॉडी को बनने के लिए, बायोलॉजिकल जो बॉडी बनती है, फिजिकल बॉडी जो बनती है एक बच्चे की माँ के गर्भ में, उसके बनने के लिए जो जो हेरिडिटी से, जीन से जो मिलते हैं, तत्व तो मिलते हैं, जो कच्चे माल से मतलब ये, हाँ सेंस ये है, कच्चे माल से सेंस ये है कि जो रॉ मटेरियल मिलता है पेरेंट्स से, माता पिता से, जीन्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू जो रॉ मटेरियल मिलता है शरीर के लिए, वो बुद्धि, स्वभाव, आनुवांशिकता के परिणाम है। आनुवांशिकता के क्या परिणाम है कि व्यक्तित्व के प्रमुख कच्चे माल, उसमें क्या है, शरीर, बॉडी, किसी बच्चे की जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी जो दिखाई देती है, बुद्धि, इंटेलिजेंस, स्वभाव, स्वभाव, टेम्परामेंट, स्वभाव कैसा है, शांत स्वभाव है या ज्यादा क्रोधी स्वभाव है, या इंट्रोवर्ट है बच्चा, शर्मीले स्वभाव का, कम बोलने वाला है, एक्सट्रोवर्ट है, ज्यादा बोलने वाला बच्चा है, या एम्बिवर्ट है, दोनों में है। जब परिस्थिति है बोलने की एक्स्ट्रा तो आप बोलता बच्चा, नहीं है तो शांत रहता है। अलग अलग जो पर्सनैलिटी होती है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, तो ये सब किससे निर्धारित होता है, सभी ये चीजें जो पेरेंट्स से मिलती हैं, माता पिता से मिलती हैं, किसको, किसी व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को, किसी भी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व, एक एक ह्यूमन बींग्स, एक व्यक्ति के जो पर्सनैलिटी होती है, तो पर्सनैलिटी किससे निर्धारित होती है, उसके गुणों से। और वो गुण मेजॉरिटी में कहां से मिलते हैं, मेजॉरिटी में जीन्स से मिलते हैं, और जीन्स के थ्रू हेरिडिटी, जो आनुवांशिकता से जो गुण मिले हुए थे हैं, वो निर्धारित करते हैं किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मनुष्य के, किसी भी इंसान के, किसी भी बच्चे के पर्सनैलिटी को बनाने में, कि वो उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसकी इंटेलिजेंस कैसी होगी, उसकी फिजिक्स कैसी होगी, फिजिक कैसी होगी, उसका टेम्परामेंट कैसा होगा। ये सब निर्धारित करते हैं प्रमुख कच्चे माल के रूप में शरीर की बुद्धि, स्वभाव, ये आनुवांशिकता के परिणाम हैं। अब आप इससे इजीली समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आप जो भी लर्नर्स हैं देख रहे हैं, वो मैं मान के चलता हूं कि लगभग 16, 17, 18, 20 साल के आसपास हैं, या उससे ऊपर भी होंगे, मिनिमम उतने होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो स्वभाव है, नेचर है, प्रकृति है, इसको हम किसी भी शब्द में इंडिकेट कर सकते हैं, वो सब कुछ मेजॉरिटी इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के कारण है। इससे हम किसी भी व्यक्ति को, अपने साथी को, यहाँ तक कि खुद को, स्वयं को भी हम इजीली समझ सकते हैं कि हम एक व्यक्ति के रूप में, हम जो है, जो रॉ मटेरियल हमें जो अपने माता पिता से मिला हुआ है पर्सनैलिटी के रूप में, वो रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी है। कोई भी बच्चा, और हम भी बच्चे थे, शिशु थे, तो हमारा जो स्वभाव है, हमारे साथी का है, हमारे कलीग का है, वो स्वभाव है, वो रिजल्ट किसका है, हेरिडिटी का। और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का परिणाम होता है किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है। तो अभी हम एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम हेरिडिटी की बात कर रहे हैं। फिर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों को समझेंगे कि दोनों कैसे काम करते हैं। तो हेरिडिटी आपने समझा कि हेरिडिटी क्या है, व्यक्तित्व के प्रमुख, पर्सनैलिटी के जो प्रमुख कच्चे माल हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल के रूप में जो होते हैं, तो शरीर, बुद्धि, स्वभाव, आनुवंशिकता के परिणाम है। किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा, किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट, विकास कैसे होगा, ये किस पे निर्भर करता है, उन पर्यावरणीय प्रभावों पर निर्भर करता है जिनमें व्यक्ति
या व्यक्ति क्या करता बढ़ता है, मतलब ग्रोथ होती है उसकी, जिसमें वो रहता है, जिसमें उसका पालन पोषण होता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है। इन्वायरमेंट को इस सेंस में समझे आप कि इन्वायरमेंट यहाँ पर्यावरण और इकोलॉजी जो पर्यावरण पढ़ते हैं उस सेंस में नहीं है। उस सेंस में यहाँ क्या, जिस माहौल में, परिवेश में, जिस माहौल में, जिस परिवेश में, जिस जिस एनवायरमेंट में, जिस समाज की संस्कृति में उसका पालन पोषण किसी बच्चे का होता है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे कि हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। हेरिडिटी क्या करती है, प्रोवाइड करती है, देती है, आधार प्रदान करती है, बेस प्रदान करती है। आधार आप समझ रहे हैं, किसी भी चीज के लिए बेस होता है, घर बनता है तो नींव पड़ती है, तो नींव क्या, बेस है, बिना नींव के घर नहीं बन सकता। आधार तो एक मनुष्य के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक बच्चे के लिए जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी क्या करती है, हेरिडिटी क्या करती है, प्रोवाइड्स कराती है क्या, बेसिस, आधार फॉर द किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। हमने विकास डिटेल में पढ़ा है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने कितने डिटेल में पढ़ा है विकास को। तो विकास किसी भी पर्सनैलिटी का, किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए आधार तैयार करती है या आधार देती है ह्यूमन पर्सनैलिटी के लिए। तो हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन इज बोर्न विद। एक बच्चा, एक व्यक्ति, एक शिशु जब वो जन्म लेता है, तब जो पैदा होता है वो बच्चा जब जन्म लेता है तो वो क्या है, ये हेरिडिटी निर्धारित करती है। तो आनुवांशिकता क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदी माध्यम के बच्चों को भी और इंग्लिश में भी। तो आनुवांशिकता क्या, मानव व्यक्तित्व के विकास को क्या देता है, ये आधार प्रदान करता है, बेस है हेरिडिटी। जिस बच्चे को, किसी भी बच्चे को हेरिडिटी से जो गुण अपने माता पिता से, पेरेंट्स से जो हेरिडिटी मिली है, जो आनुवांशिक गुण मिले हुए जीन के थ्रू, वो उस बच्चे की, उस पर्सनैलिटी की, व्यक्ति की पर्सनैलिटी निर्धारित करते हैं कि वो, उसकी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी, कैसा व्यक्तित्व बनेगा उसका, उसके लिए बेस तैयार करते हैं हेरिडिटी। आनुवांशिकता वह है जिसके साथ कोई व्यक्ति पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, मां के गर्भ से पैदा होता है, तो माता पिता दोनों के वो गुण लेके पैदा होता है और वही आधार तैयार करता है कि इस बेस पे उसकी पर्सनैलिटी, बच्चे की पर्सनैलिटी, व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व तैयार होगा, व्यक्तित्व बनेगा। तो हेरिडिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट ये कह रहा है किसी भी क्षण एक व्यक्ति अपनी आनुवांशिक क्षमता और भौतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच अनगिनत अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। भौतिक पर्यावरण से तात्पर्य जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उससे तात्पर्य क्या है हमारा, तात्पर्य क्या मतलब, क्या अर्थ है, क्या सेंस है, क्या कहना चाह रहे हैं। तात्पर्य व्यक्ति के आसपास की प्राकृतिक दुनिया से है। मीन्स क्या है, इसको इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। एट एनी गिवन मूवमेंट, किसी भी एक क्षण, कोई भी व्यक्ति का किसी भी एक क्षण, अगर पर्सनैलिटी की अगर बात करें कि अभी अब बात करें कि एक एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी अभी एट प्रेजेंट में उसकी पर्सनैलिटी क्या है, तो उस पर्सनैलिटी को ये लाइन डिफाइन कर रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं कि एट एनी गिवन मोमेंट, किसी भी क्षण में, एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ काउंटलेस, अनगिनत, जो गिना नहीं जा सकती हैं, इंटरैक्शन बिटवीन हिज जेनेटिक, जीन से जो गुण मिलते हैं, एंडोमेंट एंड फिजिकल एंड सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। जब हम जिस समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो जिस संस्कृति में हम हैं, जो मान्यताएं हैं, जो हम परंपराएं फॉलो करते हैं, तो वो सोशल कल्चर, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है हमारे आसपास का, वो कितना पीसफुल है, कितना हार्मनी है, सौहार्द है सोसाइटी में, आसपास जहाँ रह रहे हैं बच्चे, कितनी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, ये सब मिलके क्या मान्यताएं हैं सोशल कल्चर में, समाज में क्या क्या मान्यताएं हैं। तो ये सारी सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण भी निर्धारित करता है कि वो उसका जो
भौतिक फिजिकली इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत पॉल्यूटेड है, या अगर आप कोई बच्चा साइबेरिया जैसे रूस के साइबेरिया बिल्कुल नॉर्थ पोल की तरफ जो रह रहे हैं वहां इतनी शीत पड़ रही है, या अफ्रीका के बिल्कुल विषुवतीय रेखा में रह रहा है जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ये भौतिक पर्यावरण है। और सांस्कृतिक पर्यावरण, ये सब का जो इंटरेक्शन होता है, आपस का जो मिलते हैं, ये सब भी एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व के विकास में कारक हैं, इंपॉर्टेंट कारक हैं। तो इसको एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। किसी भी क्षण एक व्यक्ति अपनी आनुवांशिक क्षमता, और आनुवांशिक क्षमता क्या है, जो उसे जीन से मिली है, जीन के थ्रू जो मिला है अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, हेरिडिटी के थ्रू, जो जीन के थ्रू उसे मिला है, वो उसकी जो क्षमता है, वो क्षमता तो मिली है अपने माता पिता से। फिर उस क्षमता के बाद जो भौतिक पर्यावरण है, जिस पर्यावरण में, जिस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट में वो बच्चा या व्यक्ति रह रहा है, और वहां सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच अनगिनत अंत्य क्रियाओं का उत्पाद होता है वो व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें, आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक एक्स नाम का व्यक्ति है, मेल फीमेल कोई भी है, वो ऐसे वातावरण में रह रहा है कि वहां बहुत पॉल्यूशन है, बहुत हिंसा है, लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं चीजों के लिए, वहां बेसिक नीड पूरी नहीं है, पानी की समस्या है, और बेसिक नीडें पूरी नहीं हो रही हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट में अगर बच्चे के जीन बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंस के जीन्स हैं, बहुत अच्छी फिजिक्स के जीन्स हैं, सब कुछ अच्छी जीन होने के बाद, आनुवांशिक अच्छी क्षमता होने के बाद भी इन्वायरमेंट अगर उस तरह का नहीं है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी उस इन्वायरमेंट से प्रभावित होकर उसी तरह की पर्सनैलिटी बनेगी। ये बच्चा चिड़चिड़ा होगा, क्रोधी स्वभाव का होगा, लड़ाई झगड़े जैसी चीजों को वो पसंद करता होगा या वो करता होगा। तो इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको हम आगे और समझेंगे यहाँ, क्योंकि संदर्भ में आया हुआ, इसलिए इसको ब्रीफ में हल्का सा हमने डिस्कस किया। अगली जो लाइन ये हमें क्या कह रही है, अगली लाइन ये कह रही है, जो एक्सप्लेन कर रही है, हेरिडिटी को एक्सप्लेन कर रही है। समझने को हमें हेरिडिटी समझने में सहायक है कि गर्भाधारण के समय, गर्भधारण के समय जब एक फीमेल, एक माता, एक महिला, जब उनका गर्भधारण होता है उसकी बात कर रहा है। गर्भधारण के समय प्रत्येक नए इंसान, एक एक मनुष्य, एक जीवन को एक आनुवांशिक विरासत प्राप्त होती है, जो उसके पूरे जीवन काल में, होल लाइफ में, उसके व्यवहार, वो किस तरह का व्यवहार एक्ट करेगा, एक्टिविटीज करेगा, उसके व्यवहार और विकास के लिए सभी संभावनाएं प्राप्त करती है। एट द मोमेंट ऑफ conception, each new human being receive a genetic inheritance that provide all the potentialities for his व्यवहार एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट हिज लाइफ। जब एक महिला, एक माँ गर्भ धारण करती है, और गर्भ धारण करने पर ही एक जो जीवन, ये साइंस ने निर्धारित कर दिया है, हम सब जानते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में ही जीवन शुरू हो जाता है, जीव आ जाता है, जीव आ जाता है, मतलब लाइफ होती है बच्चे की, वो भी जीवित होता है, समझता है सबको। तो मीन्स ये कहने का कि जब वो एक महिला, एक माँ जब गर्भ धारण करती है, उसी समय से जो माँ से मिले हैं और फादर से मिले हैं, वो जीन, आनुवांशिक विरासत प्रत्येक नया इंसान को कुछ जन्म लेने वाला है, जीवन शुरू हो गया है जन्म लेने से पहले ही, तो उसके पूरे जीवन काल में के लिए उसके व्यवहार कैसा होगा, उसका विकास की, उसके डेवलपमेंट की क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, वो उसके जीन से ही निर्धारित हो जाती है। यही बात वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस लाइन को हम इसको और डिटेल में समझते जाएंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एट fertilization, the male and female germ cell unit to form a fertilized ovum contain about 46 chromosomes, half from each parent। ये बायोलॉजी जिन्होंने पढ़ी होगी, या हाई स्कूल तक भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं भी समझ सकते तो हम इसे देखेंगे, जो सीटेट में पेडागोगी में जितना हमारे लिए यूजफुल है।
ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उतने डिटेल में हमें नीड नहीं है, उससे ज्यादा डिटेल में आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो ये क्या कह रहे हैं, निषेचन के फर्टिलाइजेशन के समय जब एग एग जो फर्टिलाइज होता है, नर और मादा, मेल एंड फीमेल, नर और मादा जनन कोशिकाएं एकजुट होके मिलती हैं जब, तो एक निषेचित अंडाणु बनाती हैं लगभग, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं जो प्रत्येक माता पिता से आधे आधे मिलते हैं। आप ये जानते हैं कि माता मेल और फीमेल में 23 और 23 क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और जो दोनों मिल जब मिलते हैं बेबी में तो 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इसको हम और आगे भी देखेंगे, फिगर के थ्रू और बेहतर समझेंगे, फिगर के थ्रू समझेंगे। ये फीमेल फीमेल मेल जो पेरेंट हैं किसी भी बच्चे के, ठीक है। तो आपने, आई होप आपने समझा भी होगा, पहले भी पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो हमारे मतलब का जो चाइल्ड डेवलपमेंट में जितनी नॉलेज, जितनी डीप में चाहिए वो हम यहाँ देखते हैं। फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र ऑफ मेल में एक्स वाई। जब एक्स फीमेल से आता है और मेल से भी एक्स आता है, तो वो जो बेबी होता है, बच्चा होता है, वो क्या होता है, क्योंकि एक्स मेल से भी, सॉरी फीमेल से भी एक्स आया और मेल से भी, पुरुष महिला से भी और मेल से भी एक्स एक्स, दोनों एक्स होने पर बेटी का जन्म होता है, बेबी गर्ल, ठीक। वहीं हम दूसरा कलर ले लेते हैं समझने के लिए। वहीं जब एक्स मेल फीमेल से आएगा, क्यों, क्योंकि फीमेल से एक्स ही आना है, क्योंकि एक्स एक्स ही है, तो यहां से तो एक्स ही आना है। मेल में एक्स और वाई होते हैं, तो जब मेल से एक्स की जगह वाई आता है, तो एक्स वाई के मिलने से बॉय, सन, बेबी बॉय, बच्चे के रूप में लड़के का जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि दो फीमेल में एक्स एक्स होते हैं, तो एक्स फीमेल से तो एक्स ही आना है, फीमेल से तो एक्स ही आना है, मेल से एक्स या वाई ही आ सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपने देखा होगा कुछ रूढ़िवादी सोच में, पेपर्स में पढ़ा होगा, न्यूज में सुना होगा, आज भी सरकार हमारी बहुत सालों से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लड़के लड़की के बीच में जो विभेद है वो इस तरह का ना हो। लोग अबॉर्शन कराते हैं या लड़के की चाह रखते हैं, बेटियों की चाह में बेटियों को ना पसंद करते हैं, लेकिन सोसाइटी हमारी बहुत तेजी से बदल रही है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप सोशली एस्पेक्ट में ये देख सकते हैं कि जो रूढ़वादी लोग हैं, कुछ आसपास आप कहीं देख सकते हैं, जो बच्चे के जन्म, अगर बेबी गर्ल के जन्म के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं महिलाओं को सामाजिक रूप से कि वो उत्तरदायी हैं, तो आप समझ सकते हैं, आप ये इंफॉर्मेशन से समझ सकते हैं कि महिला में एक्स एक्स ही है, तो वो किसी भी रूप में जिम्मेदार तो न पुरुष हो सकता है ना महिला हो सकती है। इस टर्म को तो हम यूज ही नहीं कर सकते हैं कि कोई जिम्मेदार है, लेकिन क्योंकि सोसाइटी में इस तरह से मानते हैं, तो महिला तो किसी भी कारण से है ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो एक्स एक्स ही है, बायोलॉजिकल महिला बनी ही है, नेचर ने बनाई है, कुदरत ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है। जो ईश्वर को मानते हैं वो ये मान सकते हैं कि ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, भगवान ने बनाया, जो भी आप मान सकते हैं, लेकिन नेचर ने तो एक्स एक्स ही दिया है, और मेल के पास एक्स वाई है, तो वाई जब यहां से आता है और मेल फीमेल से एक्स ही आना है, किसी भी कंडीशन में वाई आना है, तो बॉय तब होना है। तो इस तरह की रूढ़िवादी सोच को भी आप देख सकते हैं कि ये जो बेबी बॉय या बेबी गर्ल का जन्म लेना, ये सिर्फ बायोलॉजिकल कंडीशंस हैं, किसी भी शुक्राणु के जो निषेचित होने पे, अंडाणु से निषेचित होने पे, तो इसमें ना मेल या फीमेल किसी का भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता कि वो निर्धारित कर ले। तो एक एस्पेक्ट से, सोशली एस्पेक्ट से समझ सकते हैं, यहाँ हम अपने फैक्चुअल एस्पेक्ट से भी समझ रहे हैं,
ये दूसरा जो फिगर है इसमें भी आप देख सकते हैं मदर फीमेल मेल में मदर और फादर फीमेल और मेल दोनों में आप समझ सकते हैं कि फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई। जब एक्स फीमेल से एक्स ही जाएगा, मेल से वाई जाता है, तो मेल चाइल्ड बॉय बॉय बेबी होता है। और फीमेल से एक्स ही जाना है एक्स, और मेल से भी अगर एक्स जाता है तो फीमेल चाइल्ड यानी कि गर्ल गर्ल का जन्म होता है। ठीक है, आई होप आपने समझ पाए होंगे। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट ऑफ और है आइडेंटिकल और फ्रैटर्नल ट्विंस। ट्विंस समझते हैं, जुड़मा। जो जुड़मा बच्चे होते हैं उन जुड़मा बच्चों में भी आपने अगर देखा होगा, सुना होगा, आसपास न्यूज में कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा कि जुड़मा बच्चे भी दो तरह से होते हैं। एक जुड़मा बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फेस टू फेस सेम शक्ल के होते हैं बिल्कुल, या तो वो बच्चे मेल होंगे, मेल मीन्स या तो बॉय होंगे या गर्ल होंगे, और फेस भी होगा सेम होगा बिल्कुल, एक्टिविटीज मेजोरिटी ऑफ द उनकी हैबिट्स भी मिलेंगी सेम। और दूसरे जुड़वा होते हैं वो बॉय गर्ल होंगे, गर्ल बॉय होंगे, मतलब सेम सेम उनका सेक्स नहीं होगा, जेंडर सेम नहीं होगा, मेल बॉय बॉय नहीं होंगे, गर्ल गर्ल नहीं होंगे। तो वो उसको हम एक्सप्लेन होकर समझेंगे कि वो ट्विंस किस तरह से होते हैं, और उन ट्विंस में आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस किस तरह के होते हैं। ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अब इस फिगर से आप देखेंगे, इजीली आपको समझ में आएगा। आइडेंटिकल ट्विंस, तो आइडेंटिकल ट्विंस पे अगर बात करें तो आइडेंटिकल वर्ड से आप समझ सकते हैं कि आइडेंटिकल वर्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? पहचान। पहचान से आप समझ सकते हैं कि पहचान इनकी सेम होती है। आइडेंटिकल ट्विंस से आप समझ सकते हैं ट्विंस जुड़मा तो होंगे, और जुड़मा दो तरह से होते हैं। एक बिल्कुल सेम टू सेम फेस होगा, हैबिट सेम होगी। जुड़मा बिल्कुल, मूवी में आपने देखा होगा पहले 90s के दशक के जो बच्चे होंगे कि जो सलमान खान की जुड़वा मूवी थी जिसमें सेम बिल्कुल सेम शक्ल थी, तो वो जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, या कैसे इसको मेमोराइज रखेंगे, तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या होती है? पहचान। तो आइडेंटिकल ट्विंस में सेम पहचान, मतलब बिल्कुल सेम होती है, शक्ल भी सेम। और ये जो किस रीजन से होती है ये हम पढ़ेंगे, आगे अभी पढ़ेंगे। डेवलप फ्रॉम सेम एग एंड स्पर्म। आइडेंटिकल ट्विंस बच्चे तब होते हैं, उस कंडीशन में होते हैं, उस सिचुएशन में होते हैं जब सेम एक ही एग से, एक स्पर्म से, जब एक ही एग से मिलता है तब आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, सेम सेक्स होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो बच्चे सेम सेक्स के होंगे, यानी कि बॉय होंगे तो बॉय दोनों होंगे, गर्ल होंगी तो गर्ल होंगी। जिनकी जुड़मा बिल्कुल सेम शक्ल होगी तो वो सेम होंगे बिल्कुल, फेस में बिल्कुल सिमिलरिटी होगी, बिल्कुल फेस मिलता जुलता होगा, मिलता जुलता का सेम ही होता है। तो उसमें इंपॉर्टेंट है आइडेंटिकल ट्विंस में वो सदैव सेम सेक्स के होंगे, यानी कि बॉय होंगे तो बोथ बॉय होंगे, बोथ गर्ल होंगे आइडेंटिकल ट्विन में। क्यों? क्योंकि सेम एग और एक ही स्पर्म, एक एग और एक स्पर्म से बनते हैं। इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले एक ये देख लेते हैं फ्रेटर्निकल ट्विंस में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेटर्नल ट्विंस जो है डेवलप फ्रॉम टू सेट्स ऑफ एग एंड स्पर्म, सेम सेक्स और वन ऑफ ईच हो सकता है। इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है कि हो सकता है बॉय बॉय भी हो जाए, बोथ बॉय हो जाए, ठीक है, बोथ बोथ बॉयज भी हो सकते हैं, बोथ गर्ल्स भी हो सकते हैं, या बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, लड़का लड़की दोनों भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावनाएं कुछ भी हैं। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस में आपको आइडेंटिकल वर्ड से याद रखना है, आइडेंटिटी सेम, आइडेंटिकल में जिसमें सेम ही होंगे, निश्चित ही है, डेफिनेट ही है कि लड़का लड़का होगा, बॉयज ही होंगे दोनों, या गर्ल्स ही होंगे, सेम सेक्स होगा उनका। और आइडेंटिकल ट्विंस में हमने देखा
कि आइडेंटिकल ट्विंस होते क्यों हैं? आइडेंटिकल ट्विंस इसलिए होते हैं, रीजन अगर आपसे पूछ लिया जाए, रीजन ये है कि आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप होता है, विकास उनका, क्योंकि सेम एग से होता है, एक ही एग से, एक ही स्पर्म से। जबकि जो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं वो किससे डेवलप होते हैं, उनका विकास होता है, वो बने किससे हैं? दो अलग अलग सेट, दो सेट एग्स के, एक सेट से एक एग, एक स्पर्म से अलग एक स्पर्म, एक अलग स्पर्म से एक अलग एग, और सेम भी हो सकते हैं और वन ऑफ ईच, अलग भी हो सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं एक अलग स्पर्म, एक अलग एग, और ये सेपरेट प्लेसेंटास बनता है, मतलब गर्भनाल। अलग स्पर्म, अलग एग, फर्टिलाइज हुआ, अलग एक अलग बेबी बना। ठीक, इसको और हम अच्छे से देखेंगे डिटेल में। जो हमने अभी बात करी उसी को देख लेते हैं दोबारा से, कि क्या बात करी कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप। इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। हाँ, आइडेंटिकल जो ट्विंस हैं, जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, इसमें हमने बात की थी कि वन एग और वन स्पर्म। तो आप इसमें विजिबल हो रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इसके माँ के जो गर्भ है उसके अंदर एक ही गर्भनाल में होते हैं। ये एक ही गर्भनाल में है दो बच्चे, ये जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ये एक ही गर्भनाल में है, क्योंकि एक ही एग है और एक ही स्पर्म है, एक ही एग है और एक ही स्पर्म है। इनका जो सेम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का मीन्स क्या है? गर्भनाल, गर्भनाल सेम होगा, एक ही गर्भनाल में दोनों होंगे। ये इसमें आइडेंटिकल ट्विंस में, आइडेंटिकल ट्विंस में एक ही गर्भनाल, सेम प्लेसेंटा का मतलब है सेम, समान गर्भनाल। जबकि हम बात करेंगे फ्रेटर्नल ट्विंस की, बात करेंगे फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि दोनों बोथ बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं, बच्चे बेबी गर्ल बेबी बॉय दोनों हो सकते हैं, या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, और बिल्कुल सेम फेस समान नहीं होने की संभावना ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है कि टू एग, दो अलग अलग एग हैं, आप देख सकते हैं, और ये स्पर्म को इंडिकेट कर रहा है, दो अलग अलग स्पर्म है। तो दो अलग एग, दो अलग स्पर्म होते हैं, और इनका सेपरेट प्लेसेंटा होता है। सेपरेट प्लेसेंटा मतलब माँ के गर्भ में आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा माँ का गर्भ है, और इसमें अलग अलग है, ये देख रहे हैं अलग अलग दिखाई दे रहा, अलग अलग गर्भनाल है दोनों का। इसमें ये देखिए एक है, इसको क्लियर कर लें तो और आपको दिखाई देगा। फिर से आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि माँ के ये गर्भ में, जहां आइडेंटिकल ट्विंस में प्लेसेंटा गर्भनाल एक ही है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, एक ही गर्भनाल है। ठीक, जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस में अलग अलग, सेपरेट सेपरेट दिखाई दे रहा होगा आपको, सेपरेट प्लेसेंटा, यहां भी मेंशन है, सेपरेट प्लेसेंटा, अलग अलग गर्भनाल है। और जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, तथ्य है, जो आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है, कि आइडेंटिकल ट्विंस में क्योंकि समान होते हैं, बॉयज बॉय होंगे, गर्ल गर्ल होंगे, गर्भनाल एक ही है, एक ही सेम प्लेसेंटा है, एक एग है और एक ही स्पर्म है। जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस में सेपरेट प्लेसेंटा है, अलग अलग गर्भनाल है, अलग अलग एग्स हैं, अलग अलग स्पर्म है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस। इसको और हम समझेंगे अभी डिटेल में। जी, आइडेंटिकल ट्विंस क्या है? तो आइडेंटिकल ट्विंस क्या है? एक जैसे जुड़वा बच्चे एक ही अंडाणु से विकसित होते हैं। एक जैसे जुड़वा, जुड़वा दोनों ही है टर्म, बच्चे जो दोनों हैं जुड़वा है। जुड़वा क्यों यूज कर रहे हैं? कि एक साथ उनका जन्म हो रहा है, एक साथ उनका डेवलपमेंट हुआ है बच्चों का। तो जुड़वा, एक वजह से जुड़वा बच्चे एक ही अंडाणु से विकसित होते हैं। इसकी बात हो रही है आइडेंटिकल ट्विंस। कैसे याद रखेंगे? आइडेंटिटी से याद रखेंगे। आइडेंटिकल ट्विंस क्या है? आप आइडेंटिटी वर्ड आपने सुना होगा, पहचान,
खासकर आप अगर 18, 20, 22 साल के हैं और तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, तो क्या आप एक अपनी पहचान, आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं समाज में, सोसाइटी में, परिवार में, मेरी एक पहचान हो, आइडेंटिटी हो, तो इससे याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होंगे। आइडेंटिटी कल, तो आइडेंटिटी जिनकी सेम आइडेंटिटी है, सेम शक्ल है, सेम सब कुछ है बिल्कुल, तो एक जैसे जुड़वा बच्चे एक ही अंडाणु से विकसित होते हैं, क्योंकि एक एग है, एक ही स्पर्म है। एक जैसे जुड़वा बच्चे एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं और हमेशा एक ही लिंग के होते हैं। मीन्स क्या है, बॉयज बॉयज होंगे बोथ, या बोथ बोथ गर्ल होंगी, बेबी गर्ल होंगे बोथ, या बेबी बॉय होंगे। जुड़वा बच्चे बोथ क्या है कि वो हमने फिगर में देखा था कि जो दो बोथ हैं वो क्या होंगे, ऑलवेज, सदैव, हमेशा सेम सेक्स के होंगे। बोथ बोथ क्या होंगे, बॉयज होंगे, और बोथ क्या होंगे, गर्ल्स होंगी। बोथ बॉय होंगे या गर्ल होंगी। जुड़वा क्या होंगे, हमेशा सदैव क्या होंगे, एक ही लिंग के होते हैं। जबकि सहोदर जुड़वा, इसका ये वर्ड जो सहोदर जुड़वा उनके लिए यूज किया गया है हिंदी में, जो फ्रेटर्नल बच्चे हैं, क्योंकि सहोदर मतलब एक ही पेट को शेयर कर रहे हैं, वो एक ही माँ के बच्चे हैं और एक ही समय में है, तो एक ही पेट को शेयर कर रहे हैं। हिंदी में इनके लिए अलग अलग टर्म यूज होते हैं, तो इसके लिए आप इंग्लिश के वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कुछ और भी वर्ड दे सकता है तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। इंग्लिश में इनके लिए यही वर्ड है। साइकोलॉजी के साथ यही थोड़ी समस्या है, क्योंकि ये जो जो विषय है सब्जेक्ट के रूप में भी उदय इसका यूरोपीय कंट्री में हुआ है, वहां ज्यादा रिसर्च से हुई है, हमारे यहाँ बहुत बाद में हुई है। तो इसकी जो टर्म्स हैं, टर्मोलॉजी है, जो शब्दावली है, शब्द है, मेजोरिटी केस में वो इंग्लिश शब्द ही है, और उनके हिंदी जो अनुवाद हैं बहुत टफ है, और टफ के साथ साथ हैं, कई हैं, तो कहीं किसी बुक में कुछ और मिलेगा, किसी बुक में कुछ और मिलेगा। एग्जामिनर पूछने वाला जो संस्थाएं हैं वो कुछ भी यूज कर सकती हैं, आपने एक पढ़ा होगा, दो पढ़ा होगा, तो कुछ टर्म्स को आप, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ टर्म्स को आप हमेशा, कुछ टर्म्स को इंग्लिश भी उनका याद रखें, उतने टफ नहीं है, ठीक। तो आपने देखा कि एक ही लिंग के होते हैं, जबकि सहोदर यानी फ्रेटर्नल जो है ज्यादातर एक ही समय में सिर्फ भाई भाई, सॉरी भाई बहन होते हैं। मतलब मेजोरिटी जो केस में जो हमने यहाँ देखा, उसी बात को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी बात को ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जो हमने इस फिगर में देखा, यहाँ पे ये देखा, इसी बात को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस ऑलवेज सेम सेक्स के होंगे, समान लिंग के होंगे। क्या होंगे, समान लिंग के होंगे, समान ही होंगे, बॉयज बॉयज होंगे, गर्ल गर्ल्स होंगे। और अगर बात करते हैं हम फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करते हैं, तो मेजॉरिटी केस में अधिकतर वो बॉय गर्ल होंगे, लड़का लड़की होंगे, ये मेजॉरिटी केस में है। सेम सेक्स भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज वन हो सकते हैं, लड़का लड़की हो सकते हैं। संभावना है कि सेम भी हो सकते हैं, ये नहीं है कि सेम ना हो। फ्रेटर्नल में सेम सेक्स भी हो सकता है और अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस में तो सेम ही है, ऑलवेज सेम है, ये याद रखेंगे डिफरेंस। इसी बात को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सहोदर जुड़वा ज्यादातर, मोस्टली, ये वर्ड जो होते हैं इनको हमें कीवर्ड होते हैं, हमें समझना चाहिए। मोस्टली कह रहा है तो संभावना ज्यादा है कि क्या होंगे, एक ही समय में भाई बहन होंगे, यानी कि बॉय गर्ल होंगे। और जबकि आपने देखा कि फ्रेटर्नल में, सॉरी आइडेंटिकल ट्विंस में क्या कह रहा है वो, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज कह रहा है, सदैव कह रहा है, सदैव, हमेशा ही, सदैव, ऑलवेज, हमेशा ही होंगे, एक ही लिंग के होते हैं। आगे हम देखें आइडेंटिकल ट्विंस, सेम बच्चियां, बेबी गर्ल, सेम बिल्कुल सिमिलरिटी, आपको बाल का कलर, बाल का स्टाइल, कर्ली हेयर्स, आंखें, हाइट, फेस,
सेम, बिल्कुल सेम लगेगा, एकदम सेम, सेम आइडेंटिकल ट्विंस में। फैटर्नल ट्विंस की हमने बात करी थी, इसको एक बार और अलग से भी हम देखते चलते हैं। तो फैटर्नल ट्विंस अराइज फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ टू सेपरेट ओवा, सेपरेट दो अलग अलग अंडों के अंकुरण वर्ग, यहाँ थोड़ा सा नहीं है उचित, आप इंग्लिश का ही वर्ड देखेंगे, फर्टिलाइज, जर्मिनेशन जब होता है उनका, तो क्या है, दो अलग अलग, जो हमने डिटेल में अभी फिगर में भी देखा था वही बात है, दो अलग अलग अंडे होंगे, दो अलग अलग स्पर्म होंगे, उनसे जुड़वा बच्चों का जन्म होता है पैटर्नल ट्विंस में। अच्छा, अब हमने अभी देखा था, जो आपने देखा कि इसकी हेडिंग भी थी, जो टॉपिक ही है, जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक ही है, क्या है टॉपिक, आनुवांशिकता और वातावरण का किस पे प्रभाव, एक व्यक्ति पे, एक बच्चे पे, एक पर्सनैलिटी, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी पे आनुवंशिकता का इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का होता है। अभी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सनैलिटी, कोई बच्चा जो बनता है अपने जीवन में, वो दो ही कारणों का प्रभाव होता है उस पर, एनवायरनमेंट का और हेरिडिटी का। हेरिडिटी जो जीन से, माता पिता से, पेरेंट्स से मिलती है, जिसमें बदलाव संभव नहीं है क्योंकि वो जीन से मिली हुई है, जिसमें संभावना हाइट एक एक सीमा तक जानी है, अगर 5 फीट है तो 5 फीट के आसपास जानी है क्योंकि जीन में है, 6 फीट तक है तो वो 6 फीट तक जाती है, उसको आप ना बड़ा कर सकते हैं ना छोटा कर सकते हैं, ये जीन से जो गुण मिले हैं, क्वालिटीज मिली हैं। तो अभी हमने क्या था, आनुवांशिकता को समझा था कि आनुवांशिकता क्या है, हेरिडिटी क्या है, जो माता पिता से, पेरेंट्स से किसी भी बच्चे को जीन से जो गुण मिलते हैं। और अब हम आ गए हैं वातावरण पे, इन्वायरमेंट पे, कि इन्वायरमेंट क्या रोल प्ले करता है, इन्वायरमेंट क्या रोल प्ले करता है उसको समझेंगे। तो कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सनैलिटी, कोई भी व्यक्ति दो चीजों का परिणाम है, सिर्फ टू जो चीजें हैं, दो चीजें हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ही मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का सभी योगदान है एक व्यक्ति के विकास में, इसकी पर्सनैलिटी के विकास में दो ही चीजों का योगदान होता है, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। हेरिडिटी को हमने समझा, अब पर्यावरण को समझते हैं कि पर्यावरण किस तरह से योगदान देता है, किस तरह से उसका प्रभाव रहता है किसी की पर्सनैलिटी में। तो पर्यावरण क्या है कि पर्यावरण एट एनी गिवन मोमेंट एन इंडिविजुअल इज द प्रोडक्ट ऑफ काउंटलेस इंटरेक्शन बिटवीन हिज जेनेटिक एंडोमेंट एंड फिजिकल एंड सोशल कल्चर इन्वायरमेंट। किसी भी क्षण, जब हम किसी भी क्षण, किसी भी समय हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि एक्स नाम का, वाई नाम का, या कोई भी मान लीजिए आप, कोई व्यक्ति नाम कुछ भी, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या है, तो पर्सनैलिटी क्या है, तो पर्सनैलिटी आनुवांशिकता और वातावरण का, जिस माहौल में, जिस परिवेश में वो व्यक्ति रहा है, बड़ा है, जैसे उसकी पेरेंटिंग हुई है, पालन पोषण हुआ है, उन दोनों का मिक्सचर है, उन दोनों के मिले हुए, आपस में गुथे हुए चीजों का परिणाम है। तो किसी भी क्षण एक व्यक्ति अपनी आनुवांशिक क्षमता जो उन्हें अपने जीन से मिली है, हेरिडिटी से मिली है, अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, और भौतिक जिस एनवायरनमेंट में, फिजिकली जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण जो हमने अभी चर्चा करी थी हेरिडिटी में भी, कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, जिस सोसाइटी में जिस तरह का समाज है, जिस तरह का कल्चर है, जिस तरह की मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, जिस तरह की उनका रहन सहन है समाज में, ये सब वातावरण का निर्माण करता है, एनवायरनमेंट का निर्माण करता है। तो किसी भी क्षण कोई व्यक्ति अपनी आनुवांशिक क्षमता और भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच जो अनगणित अंतःक्रियाएं होती हैं, अंतःक्रियाएं इंटरेक्शन, आपस में जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन का उत्पाद होता है, उसका प्रोडक्ट होता है। मीन्स ये, इसको दूसरी लैंग्वेज में हम समझें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, अगर किसी भी व्यक्ति की बात करें तो वो व्यक्ति उस समय अपने आनुवांशिकी यानी हेरिडिटी से जो जीन्स मिले उसे माता पिता से, उसका, और जिस पर्यावरण में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस माहौल में, जिस परिवेश में उसका पालन पोषण हुआ है, उन दोनों के बीच में जिस तरह की क्रिया हुई है, जिस तरह से आपस में उस माहौल में वो व्यक्ति रहा है, उसी का परिणाम होता है उसकी पर्सनैलिटी।
उसी का इसको और भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति की पर्सनैलिटी व्यक्तित्व वैसा ही होगा जिस तरह से उसको जीन्स मिले हैं माता पिता से, और जिस तरह के उसका पालन पोषण हुआ है जिस वातावरण में, वो व्यक्ति उसी तरह का परिणाम है। इसको और समझेंगे। इन्वायरमेंट को इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वाले सेंस में नहीं समझेंगे सिर्फ कि वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कितने क्षोभ मंडल है कि जल वायु, इसको इस सेंस में यहाँ इन्वायरमेंट में सोशल कल्चर जो होता है मेन फोकस वहां रहता है। इनका भी प्रभाव पड़ता है कि पॉल्यूशन में रह रहे हैं, बहुत दूषित पर्यावरण में रह रहे हैं, या बहुत साफ नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। अभी आपने देखा कि दिवाली के से पहले और दिवाली के आसपास अक्सर अब हो रहा है कि हमारे जो महानगर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, इन शहरों में इतना प्रदूषण हो जाता है कि गैस चैम्बर कह देते हैं इन्हें, यह गैस चैम्बर की संज्ञा, कि गैस का एक चैम्बर हो जिसमें व्यक्ति बंद है, इस तरह का इतना पोल्यूशन हो रहा है। तो खैर वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, वो जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, इकोलॉजी एनवायरमेंट, तब हम देखेंगे समझेंगे। तो अगली बात ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सपेक्ट हिज जीन। पर्यावरण क्या है कि पर्यावरण वो सब है, पर्यावरण वो सब है जो जीन के अलावा है, जो जीन हमें माता पिता से मिले हैं हेरिडिटी के थ्रू, वो जीन्स के अलावा जो सब आधार है वो सब कुछ इंक्लूड है, शामिल है पर्यावरण में। पर्यावरण वह सब कुछ है, पर्यावरण क्या, पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है, सिवाय उसके जीन को। जीन को कोई प्रभावित नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जीन माता के गर्भ में बच्चे को मिले हुए हैं और वो उसी वक्त निर्धारित होते हैं, उसके बाद उनमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। तो जीन को पर्यावरण प्रभावित नहीं कर सकता, तो जीन में पर्यावरण का कोई योगदान नहीं है। लेकिन पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण वो सब कुछ है जो जीन के अलावा है, जो भी इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण एक व्यापक, बहुत ही व्यापक कॉन्सेप्ट है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। परिस्थितियां, किस परिस्थिति में उसका जन्म हो रहा है, जन्म के बाद किस तरह की परिस्थितियां मिल रही हैं, ये सब क्या है, पर्यावरण का भाग है। तो बाय फिजिकल इन्वायरमेंट वी रेफर टू द नेचुरल वर्ल्ड सराउंडिंग द इंडिविजुअल। जो हमने बात करी अभी, वही बात ये कह रहे हैं कि भौतिक पर्यावरण से, फिजिकल पर्यावरण जो उसके आसपास किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के है, वो क्या है, तो वो उससे तात्पर्य है, उसके अर्थ है, उससे सेंस है कहने का कि व्यक्ति के आसपास के प्राकृतिक संसार से, जो प्रकृति का संसार है, जिस माहौल में है, जिस हवा में है, जिस पानी में है, जिस देश में है, जिस शहर में है, जिस जिले में है, जिस गांव में है, उसका माहौल कैसा है, पर्यावरण कैसा है, हवा, पानी, सांस्कृतिक कल्चर, ये सब कुछ शामिल है। जो भी आप सोच सकते हैं वो सब कुछ शामिल है। किसमें शामिल है, प्राकृतिक संसार जो सब कुछ है, वो व्यक्ति के जो आसपास है उसमें सब कुछ शामिल है भौतिक पर्यावरण में, सिवाय जीन के, क्योंकि जीन सब माता के गर्भ से ही उसको मिले हुए हैं, जिसमें कोई संभव परिवर्तन नहीं है। तो पर्यावरण क्या है उसको और एक बार और देखते हैं। पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण में परिवेश के सभी पहलू, परिवेश के, इन्वायरमेंट के क्या सभी पहलू शामिल हैं। ये कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। जो ये फैक्टर हैं, ये किसी भी पर्सनैलिटी को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान इनका होता है। किसी भी बच्चे के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मनुष्य के पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है। जीन क्योंकि बदले नहीं जा सकते, उनमें कोई संभव नहीं है, परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन पर्यावरण अगर अच्छा है, माहौल अच्छा है, पेरेंटिंग अच्छी है, तो व्यक्ति के विकास को एक एक संभव ऊंचाई तक लिया जा सकता है जो हेरिडिटी ने दी हुई है। तो वो कह रहा है, ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ये सेंटेंस ये कह रहा है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण, द एनवायरमेंट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग, आसपास जो है, दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स क्या है, पर्यावरण में परिवेश के सभी पहलू शामिल हैं, माहौल के सभी आसपास जो सराउंडिंग में है, आसपास जो भी कुछ है, सब कुछ शामिल है पर्यावरण में। ये कारक, जो ये फैक्टर हैं, जो चीजें प्रभावित करती हैं, इनको कारक कहते हैं। जो भी आसपास होती हैं, जब जो भी सब चीजें,
वो सारे फैक्टर हैं, आप कारक हैं, व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को बनाने में इनका बहुत मेजर रोल होता है। किन किन का? एनवायरमेंट का और हेरिडिटी का। हेरिडिटी जो चेंजेबल नहीं है, परिवर्तन उसमें संभव नहीं है, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे लगता है समझ भी रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक मूर्ति किसी ने बनाई, आप छोटे पे आपने किया होगा थोड़ा बहुत कि मिट्टी है जो, हाँ हम खेलते हैं, खेला, मिट्टी बनाई, मिट्टी का कोई भी एक ढांचा आपने कुछ भी बनाया, फिगर बनाई, फिगर आपने ऐसे बना ली, हाँ गोल गोल सिर बना लिया, ढांचा बना लिया, हाथ पैर बना लिए, है ना, और उसको, है ना, बहुत अच्छी फिगर नहीं है, समझने के लायक है, आर्टिस्ट जैसी नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ सकता है। बनाया मिट्टी का, उसको आपने क्या किया, उसे पका लिया, पका लिया मतलब आग में सेक लिया, बहुत अच्छी सी वो ठोस हो गई, एकदम मजबूत हो गई। तो क्या हुआ, वो एक ढांचा आपने बनाया, वो बन गया, वो मजबूत हो गया बिल्कुल। अब वो उसको दोबारा आप मिट्टी में कन्वर्ट उसी शेप में नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो टूट जाएगा, उसका ढांचा बिगड़ जाएगा, उसका अस्तित्व बिगड़ जाएगा, वो मिट्टी का स्वरूप बदल जाएगा। फोड़ सकते हैं, चूर्ण बना सकते हैं, लेकिन वो मिट्टी सेम वैसी ही नहीं रहेगी सॉइल जैसी थी। तो इसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पे समझने का मीन्स ये है कि जब एक पर्सनैलिटी, एक बच्चे का जन्म हो गया और जन्म होने से पहले जब माँ के गर्भ में है, तो फादर से उसे जो जीन मिलने थे, जीन स्पर्म के रूप में, और माँ से एग के रूप में जो मिले वो, और फिर जो 9 महीने बच्चे का, 9 महीने 10 दिन के आसपास, 240 दिन के आसपास, वो जो बच्चे का जन्म से पहले, बच्चे के जन्म से पहले जो उसका विकास हुआ, जो जीन के थ्रू मिल गया, वो संभव नहीं है, हेरिडिटी परिवर्तन योग्य नहीं है, वो हमने डिस्कस करा, उसी को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल हमने लिया। तो पर्यावरण जिस माहौल में है वो संभव है। आप अभी गांव में रहते हैं जहाँ सुविधाएं नहीं है, आप शहर में आ सकते हैं, बेहतर एनवायरनमेंट मिल सकता है, अच्छी शिक्षा मिल सकती है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं, है ना। अगर आप, बहुत से लोग कंट्री छोड़ के चले जाते हैं, अमेरिका में चले गए, यूरोपीय कंट्री में चले गए, तो पर्यावरण क्या क्या, पर्यावरण बदला जा सकता है, माहौल बदला जा सकता है, परिवेश बदला जा सकता है ना। जिस परिवेश में कोई व्यक्ति रह रहा है वो परिवार, वो बदला जा सकता है, लेकिन यह हेरिडिटी नहीं बदली जा सकती। तो अब तक हमने जो समझा, क्या समझा, कि किसी व्यक्तित्व के, किसी पर्सनैलिटी की बनने में, किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को बनने में जो इम्पोर्टेंट कारक हैं, फैक्टर हैं, वो क्या हैं? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और ही इन्वायरमेंट के अलावा कोई भी ऐसी थर्ड चीज नहीं है जो किसी पर्सनैलिटी को बनाती है। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी हमने समझा जो चेंज नहीं की जा सकती, जीन के थ्रू माता पिता से मिलती है। पर्यावरण क्या है? तो हेरिडिटी के अलावा जो कुछ भी माहौल है पर्यावरण में सब शामिल है। अगली देख लेते हैं। तो एज ए टीचर, आप अभी पढ़ रहे हैं टीचर बनने के लिए, और अगर टीचर आप बनते हैं, अगर क्या बनेंगे ही, तो जो टीचर बनते हैं, तो एज ए टीचर आपका क्या योगदान हो सकता है? तो टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट, मानसिक पर्यावरण, माने मानसिक जो माहौल है, बच्चे को एक मानसिक स्थिति में इस तरह से बेहतर पर्यावरण आप दें, इस तरह के टीचर को आपको ये ट्राई करना चाहिए, सो दैट ए चाइल्ड कैन फ्लोरिश। शिक्षकों को सर्वोत्तम, सबसे बेहतर जो भी उपलब्ध है उनमें सर्वोत्तम क्या देना चाहिए? मानसिक वातावरण, मानसिक वातावरण देना चाहिए, प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चा आगे बढ़ सके। एज ए टीचर आप ये बेहतर कर सकते हैं, जब आप क्लास ले या क्लास नहीं भी ले रहे हैं, तो बच्चों के और टीचर के बीच में इस तरह का इंटरेक्शन होना चाहिए कि बच्चा टीचर से डरे ना। वो चीजें नहीं होनी चाहिए कि आज से 20 साल पहले या 90s के दशक में या और पहले जो होता था, चीजें बहुत बदल गई हैं कि ये मान के चलते थे, पेरेंट्स भी मान के चलते थे, टीचर्स भी कुछ जगह मान के चलते थे, सभी जगह नहीं, लेकिन सब कुछ जगह मान के चलते थे कि बिना मारे पीटने के बिना पढ़ाई संभव नहीं है, और बच्चे टीचरों से डरते थे, भय था, भय होता था। तो वो टीचिंग, वो शैक्षिक गतिविधियां बेहतर नहीं थी। आज चीजें बदल गई हैं, बहुत बदलाव हो गया, बहुत तेजी से बदलाव हो भी रहा है। तो टीचर के रोल में आपका क्या योगदान है, क्या होना चाहिए? एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं?
क्योंकि जीन्स में किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। तो एज ए टीचर क्या कर सकते हैं, आपको एनवायरमेंट, कैसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराना है, कैसा प्रोवाइड कराना है, बेस्ट मेंटल इन्वायरमेंट, मेंटल मानसिक वातावरण। बच्चे टीचर से पूछने में झिझक रहे हैं, या क्लास में वो आप टीचर की प्रेजेंस में इतना भय, उनको भय है या डर है, इतने ओपन नहीं है कि अपनी बात कह सकें, पूछ सकें, क्योंकि पहले इस तरह की बातें होती थी, है ना। तो एज ए टीचर आपको क्या करना है, एज ए टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट so that so that so that a child can flourish, खिल सके, है ना। उसको अच्छा बात है, शिक्षक को सर्वोत्तम मानसिक वातावरण प्रदान करना चाहिए, उसके लिए उसे प्रयास करना चाहिए। और क्या चीज है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में और हम ये समझ सकते हैं कि क्लाइमेट क्या चीज है, इन्वायरमेंट में और क्या शामिल कर सकते हैं। अभी हमने समझा कि इन्वायरमेंट सब कुछ है जो जीन्स के अलावा है, और इसको थोड़ा सा और खोल के हम समझेंगे, डिटेल में थोड़ा समझेंगे कि जलवायु, जलवायु, जल और वायु, जिनका पानी हवा जिस तरह की है, भूभाग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, प्लेन्स एरिया है ना, या तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, या ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं जैसे हमने बात करी यहाँ बहुत शीत है, ठंड, एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, तो उसके साइबेरिया वाले क्षेत्र में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, या एक्सट्रीम ठंड है, माइनस में टेम्परेचर जाता है। या आप अफ्रीका, या कोई व्यक्ति उस एक बच्चा का पालन पोषण या जन्म ऐसी परिस्थिति में हुआ है कि जहाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, जहाँ अफ्रीका और इस आसपास जहाँ जहाँ एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है और एक्सट्रीम बारिश होती है ना। तो ये क्या भूभाग निर्धारित करता है, खाद्य आपूर्ति, भोजन की आपूर्ति कैसी है ना, खाद्य उपलब्धता कैसी है, अच्छा पोषण मिलेगा नहीं मिलेगा, खाने की अच्छी सारी सुविधाएं हैं नहीं है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब चीज है या नहीं है, रोग के कीटाणु मतलब बीमारियां हैं वहाँ, तो बीमारियां बच्चों के विकास को प्रभावित करती हैं बचपन से अगर बीमारी है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन नहीं है इत्यादि। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण किस तरह के माहौल में है ना, पीसफुल इन्वायरमेंट है या नहीं है, लड़ाई झगड़ा तनाव का इन्वायरमेंट है, शिक्षा के प्रति ज्यादा नहीं है सजगता, या कुछ भी आप शामिल कर सकते हैं सामाजिक इन्वायरमेंट में जो आसपास है, समाज में हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, क्या कल्चर है, से सब चीज से तात्पर्य क्या है, से हमारा तात्पर्य लोगों के रीच बात। सामाजिक सांस्कृतिक में आप जो समझ और भी समझ सकते हैं कि जैसे रीति रिवाज होते हैं, है ना, व्यक्ति अलग अलग उनके कस्टम्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, और ये सारी चीजें क्या हैं, वैल्यूज कल्चर जो है मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ये कल्चर जो भी है मनुष्यों ने पीढ़ियों में, हजारों सालों में ये बनाई हुई है। आप देख सकते हैं कि किसी समाज में अब तो परिवर्तन हो रहा है कि बच्चियों को छोटे मतलब वो बेटर जैसा फील करते हैं, वो पहनना एक बहुत बुरा या बहुत गलत सेंस में लेते हैं, वही वेस्टर्न कल्चर में अलग है, वो उनका एक कल्चर का पार्ट है ना। और भी बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे तो ये सब चीज क्या, ये सब कुछ इंक्लूड करता है, शामिल करता है, ये सब कुछ जो आपने समझा ये सब शामिल क्या करता है, सब